हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में, राइट? इसमें हम बात करेंगे बेसिकली फोर्स क्या है, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स हम जैसे जानते हैं, फोर्स क्या होता है? पुश एंड पुल, जो कि ईदर चेंजेस और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फोर्स क्या होता है, एक पुश एंड पुल होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव कराने की कोशिश करता है, राइट? अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन यानी कि उसके स्पीड और उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है या फिर चेंज करता है। और तीसरा उसके किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, राइट? तो ये है फोर्स। फोर्स इट कैन बी ऑल्सो सेड दैट कि फोर्स जो होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि एक होता है जो फोर्स लगा रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रहा होता है। अब इसमें बोले सर ऐसा क्या क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरा जिस पे लगना है वो है ही नहीं, तो इसमें फोर्स कहाँ से आएगा? तो बिल्कुल ऐसा होता है, सिचुएशन होता है। हम आगे फील्ड के बारे में, फोर्स फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, राइट? ग्रेविटेशन फील्ड में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। फोर्स फील्ड बोल के एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट नहीं। उसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करते हैं वेक्टर्स, सॉरी, इस फिर हम बात करते हैं फोर्स के वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर कैरेक्टर वेक्टर है, मतलब कि इसके पास बहुत मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या हुए? तो फोर्स के इफेक्ट हो गए कि फोर्स क्या होता है? स्पीड चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज स्पीड, इट कैन चेंज डायरेक्शन और इट कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है? साथ साथ ये शेप को भी चेंज कर सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं फोर्स के यूनिट के बारे में। तो फोर्स के अगर यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है हमारा, एसआई यूनिट वो क्या आता है फोर्स का? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ठीक है? अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक है? इसके अलावा एक कुछ और यूनिट होते हैं, जैसे कि केजी वेट। ग्रेविटेशन चैप्टर ग्रेड 9 में आपने पढ़ा होगा केजी वेट और केजीएफ के बारे में। ये किलोग्राम वेट और ये किलोग्राम फोर्स, ये बेसिकली होता है 9.8 न्यूटन के बराबर, राइट? ओके, कोई दिक्कत? तो ये हो गया यूनिट ऑफ फोर्स। अब आते हैं डायमेंशन के बारे में। तो फोर्स का डायमेंशन होता है M L T-2। ये फोर्स का डायमेंशन है। अब अभी जैसे कि मैंने बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, राइट? वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए ना इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो भी पता होना चाहिए। तभी हम फोर्स के इम्पैक्ट को या फिर उसके इफेक्ट को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे या उसके बता पाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक बोतल है, टेबल पर रखी हुई, ठीक है? अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि बॉडी आगे मूव करे या ना करे। पर सपोज हम सफिशिएंट फोर्स लगा रहे हैं कि बॉडी को ये मूव करा सकता है, और ये फ्रिक्शनलेस, मतलब कि इसमें कोई नीचे कोई ये नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है जो इसको अपोज करे। तो ये फोर्स लगाते ही बॉडी क्या होगी? ये बोतल जो रखा हुआ है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट? लेकिन यही फोर्स अगर मैं यहाँ लगाऊं तो क्या होगा? यहाँ पे हो सकता है कि बॉडी मूव करे, साथ साथ चांसेस ये है कि बॉडी फॉल भी कर जाए, गिर भी जाए, राइट? अब बोलोगे सर यहाँ भी तो गिरा सकते हैं, बिल्कुल गिरा सकते हैं, लेकिन सेम फोर्स यहाँ पे लगाए तो आप प्रैक्टिकली सोचो, तो चांसेस है कि नहीं कि ये बोतल गिर जाए, आगे बढ़ने के बजाय ये गिर जाए यहाँ पे, है ना? तो देख रहे हो, सेम फोर्स से सेम बॉडी पे अगर दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है तो उसके इफेक्ट में चेंज आ रहा है, फोर्स के इफेक्ट में चेंज आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बॉडीज को आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि ये बॉडी को रोटेट करा दे, गिरा भी दे। तो फोर्स के इम्पैक्ट को और उसके इफेक्ट को अच्छे से स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी चाहिए होता है। इसका मतलब क्या होता है? फोर्स को करेक्टली डिफाइन कर लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, साथ साथ उसके किस पॉइंट पे लग रहा है बॉडी के, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों चाहिए होता है, राइट? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो बेसिकली ना, जितना भी वर्ल्ड में फोर्स है ये चार फंडामेंटल फोर्स के कैटेगरी के अंदर में आते हैं, राइट? देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस के बारे में ना आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे,
ट्वेल्थ में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी आप पढ़ोगे डिटेल्स में ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में आता है, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे 11th में। ओके, पर हम बेसिक बेसिक इनके बारे में अभी जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, ये दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेट्स से कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच में और डिस्टेंस है R, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, ये होता है K, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², राइट। ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसको कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं या कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, राइट। अब दो तीन कुछ चीजें हैं समझने वाली बात। पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये आप मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ये ना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, राइट। ये अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव होगा, ओके। साथ इसके अलावा ये दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, ये नीचे यहाँ स्क्वायर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, मतलब कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा दोनों के बीच का, राइट, और जितना क्लोज होगा फोर्स उतना स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब काफ़ी दूर तक ये फोर्स का इम्पैक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो फोर्स है ना, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट है, बाय द वे ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है। भाई मैं सिर्फ इसको कांस्टेंट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कांस्टेंट है, और ये जो है ये डिपेंड्स करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि दो चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखे हैं, उस पे भी इनके बीच में लगने वाले फोर्स इफेक्ट होता है, राइट, क्लियर। तो और इसके बाद एक पॉइंट है कि जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस होते हैं, जैसे एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स, जितने भी जो आप फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ के, सभी किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मैनिफेस्टेशन है, मतलब कि उसके ही डिफरेंट फॉर्म है, राइट। चाहे वो टेंशन इन स्ट्रिंग हो, राइट, चाहे वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, या फिर स्प्रिंग फोर्स हो, सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही एक तरह से डिफरेंट फॉर्म है, राइट। या फिर उन सभी फोर्सेस का रूट कॉज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब एक्सक्यूज मी, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ना, ये होता है दो मासेस के बीच में लगता है, ये दो मासेस हैं, ये मान लिया हमने M1 और M2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R²। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखो तो फॉर्मूला इसका ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है कोलम्बिक फोर्स के बीच में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच जैसा है ना। पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये दो मासेस के बीच में, मतलब कोई भी दो पार्टिकल जिसका मास है यूनिवर्स में कहीं भी हो, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, राइट। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, राइट। अब ये भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो कर रहा है। ये दो जो फोर्स है अपने बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। मतलब कि फोर्स जितना ये मास जितने क्लोज होंगे उनके बीच में फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और जितने दूर होंगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। और ये लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे आप देख सकते हो अर्थ को सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सन का गैलेक्सी का सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है काफ़ी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात जो कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अलग बनाती है एक और, कि ये ना मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। पहला, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आई बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, क्लियर। इसके चलते फोर्स भी डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फोर्स को समझने से पहले ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं कि जो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, राइट, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे होते हैं, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होता है। अब देखो,
ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से न्यूक्लियस के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब प्रोटॉन्स सभी मतलब पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इनको होल्ड करके रख रहा है ना। तो मतलब सोचो कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इनको भी ओवरकम कर रहा है, तभी तो उनको क्लोजली पैक करके रखा हुआ है, राइट। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन सभी को न्यूक्लियस के अंदर रखता है। अब बोलोगे अब यहाँ पे कुछ समझो, समझ लो बात को, कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियर के अंदर पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल उनके बीच में लगता है। और ये अट्रैक्टिव होता है, लार्जली अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है पूरे यूनिवर्स में, जो चारों फंडामेंटल फोर्स है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ओके। और ये लार्जली अट्रैक्टिव होता है, और लेकिन ये ना बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। बहुत ही शॉर्ट रेंज करने का मतलब कि इसका जो इफेक्ट होता है ना, ये न्यूक्लियस का जो बहुत जो डिस्टेंस है ना, इसके दूर तक ही होता है, इससे ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता। और रेडियो एक्टिविटी फ्यूजन एंड फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन होते हैं, ये जो फिनोमेना होते हैं, ये अनस्टेबल न्यूक्लियर फोर्स के वजह से ही होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और वीक फोर्सेस के बारे में। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स मैंने क्यों कहा, तो देखो ये भी ना न्यूक्लियन से रिलेटेड है। न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। होता क्या है, अभी तक अगर मैं पूछूं कि सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों में से सबसे ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हम फोकस करते हैं इन पे, न्यूक्लियंस पे। इनको कहते हैं न्यूक्लियंस क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी जो होता है ना, इनसे छोटे पार्टिकल क्वार्क से मिलके बने होते हैं। किनसे बने होते हैं? क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स पे क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। इसके अलावा और भी कई तरह के पार्टिकल होते हैं, मैं जो मेजर पार्टिकल है उनके बारे में बता रहा हूँ। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2/3 E, और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 E। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है चार्ज का, एक तरह का चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज हो गया अप क्वार्क पे, डाउन क्वार्क पे। तो जो हमारा जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है वो बना होता है 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क से, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो बना होता है 2 डाउन क्वार्क से और 1 अप क्वार्क से, राइट। अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये तो बेसिक था इंफॉर्मेशन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी छोटे सब पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। अब होता क्या है कि न्यूक्लियर जो डीके होता है, न्यूक्लियस डीके होता है, न्यूक्लियर डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं बीटा प्लस डीके। क्या बोलते हैं उसको? बीटा प्लस डीके। इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्ट होता है प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में। और जब ये कन्वर्ट होता है ना, तो ये ना दो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रिलीज करता है। ये हो गया न्यूट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास एक बीटा प्लस और एक पार्टिकल होता है, इसका काम, इसका इसका नाम है न्यू, इसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इस पे चार्ज जो होता है ना एक प्रोटॉन के जैसा होता है, पर इसका कोई मास नहीं होता। और ये हो गया हमारे पास न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रिनो, ये हो गया बीटा प्लस, ठीक है। पर सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता, न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। जब ऐसा होता है इसको कहते हैं बीटा माइनस डीके। इसको क्या कहते हैं? बीटा माइनस डीके। अब बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्लस हमारे पास बीटा माइनस और एक पार्टिकल रिलीज होता है, इसको कहते हैं, ये हो गया हमारा, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो। अब ये जो दो डीके होते हैं, जब साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इनमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इनके डीके में, वो पहले जो 3 फोर्सेस है उनसे काफी डिफरेंट होता है। तो इसको
उन्होंने नाम दिया वीक फोर्सेस, राइट। अब ये जो वीक फोर्सेस है, ये वीक तो है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्ट्रांग है। तो सबसे अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स जो है चारों फंडामेंटल फोर्स में, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस या फिर न्यूक्लियर फोर्सेस, सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उससे छोटा ग्रेविटेशनल, सॉरी, वीक फोर्सेस, और सबसे छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है ऑर्डर फोर्स का, राइट, कि कौन से टाइप के फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी तक हमने फोर्स के डेफिनेशन के बारे में जाना और टाइप ऑफ फोर्सेस जो फंडामेंटल फोर्सेस उनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं मेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। अब देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली 3 है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में उन्होंने बोला कि इफ द वेक्टर सम of all the forces acting on a particle is zero, then and only then the particle remain unaccelerated, यानी कि that it remains at rest or moves with constant velocity। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल पे, राइट, एक पार्टिकल पे अगर उस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो है तभी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी कि बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है तभी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, राइट। अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मूव कर जाएगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसके मोशन में चेंजेस आएंगे। ये है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बेसिकली है क्या? इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी है जो कि उस पे लगने वाला जो मतलब फोर्स के चलते जो लगने वाला चेंज है उसको वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, राइट। ओके, अभी जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम थोड़ा और उसके बारे में जान लेते हैं। पहले पहले तो हो गया कि द वर्ड सिस्टम एक्सटर्नल मीन्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने बोला ना, इसका बेसिक्स मतलब ये था कि ऊपर से लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि इंटरनल फोर्सेस, पार्टिकल के अंदर जो फोर्स एक दूसरे पर लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल वो एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो वाला पॉइंट था वो बाहर से लगने वाले बॉडी पे या सिस्टम पे फोर्स के बारे में है, ठीक है। दूसरा, नेट मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स, सभी फोर्स का वेक्टर सम। तीसरा हमने मेरे बात की कि इनर्शिया, इनर्शिया बेसिकली क्या है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बाय इटसेल्फ, राइट। एक तो ये हो गया कि बॉडी खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, ये जो एबिलिटी है उसको कहते हैं इनर्शिया। या फिर बॉडी जो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो चेंज होना नहीं चाहती, राइट। इसको और वो इसके लिए रेजिस्ट करती है, इसको कहते हैं इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी जो है इसको कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन इज इट्स मास, ओके। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, क्लियर। अब यहाँ पे कहता है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू सेट अ सिस्टम इनटू मोशन बट नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको हमें मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत चाहिए, लेकिन बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसको कंटिन्यू मूव कराने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। दिस इज अनदर वर्जन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली स्टेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप ऑफ के बारे में, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ के बारे में हमने काइनेमेटिक्स के बिगनिंग में मैंने बात किया था, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो ऑब्जर्वर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो एक्सिस एसोसिएटेड विथ इट आर नोन एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता था इनर्शियल और एक होता था नॉन इनर्शियल, राइट। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल।
अब इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में फर्क क्या था, जिसका जो भी फ्रेम जिसमें जो ऑब्जर्वर यानी कि जो ओरिजिन है उसका एक्सेलरेशन जीरो होता था तो उसको कहते थे इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता था, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो एक्सिलरेटेड मोशन में होता था तो उसको कहते थे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब होता क्या है कि दो अर्थ जो है वो एक्सेलरेटेड है, वो रोटेट कर रही कांस्टेंट, लेकिन ना ये स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। और एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जितने भी फ्रेम होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो भी इनर्शियल फ्रेम ही कहे जाते हैं, राइट। तो इसीलिए जो अर्थ से एसोसिएट जितने फ्रेम होते हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ के कुछ मतलब प्रॉपर्टीज और उनके बारे में, राइट। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। अब ये क्या, अगर मैं जनरली किसी से पूछूं कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ तो उनका बेसिक आंसर क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए, दैट इज व्हाट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, जो कि गलत है। देखो, इसको समझने से पहले हम सिंपल समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम बेसिकली होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। इस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, एज एक्सपेक्टेड मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज यूनिट। कोई दिक्कत। अब सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, तो इसको हम वेक्टर एप्लीकेशन का वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ना मैं दो चीज बताऊंगा दो तरह से, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे डेल पी मैंने क्यों लिखा, तो ये बेसिकली इसी का ही है फॉर्म, राइट। अगर ये इन स्मॉल डिफरेंस के बारे में बात करें तो डी पी अपॉन डी टी, और बड़े डिफरेंस के बारे में हम ये डेल पी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। ओके, अगर अदर कंस्टेंट सुटेबल है तो ठीक है। अब यहाँ पे बात आया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी। अब मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका जो वैल्यू है ये फर्दर हम इसको लिख सकते हैं कि हो सकता है इफ एम इज कांस्टेंट। इस केस में क्या होगा, अगर एम कांस्टेंट है तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम डी वी अपॉन डी टी। और यहाँ से आ जाएगा क्या, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो हमें पता है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये के होता है, वन होता है सॉरी। तो एफ इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं के एम ए, और एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से हमारे पास ये आता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, कब, जब एम कांस्टेंट हो, राइट। कोई दिक्कत। इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम डेल वी अपॉन डेल टी, और एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। कोई दिक्कत नहीं। ये तो था फर्स्ट केस जब हमारा सिर्फ मास कांस्टेंट था। हो सकता है मास चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इफ v is constant and m is variable, इस केस में क्या होगा, जो हमारा f होगा वो हो जाएगा v dm अपॉन dt, राइट। कोई दिक्कत। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू v डेल m अपॉन डेल टी। ओके, ये अब बोलोगे सर ये सिनेरियो कैसा, ये कहाँ पे हो सकता है इसका एग्जांपल। तो रॉकेट समझते हो, रॉकेट में जब फ्लाई कर रहा था तो वो क्या होता है, बहुत तेजी से गैस को रिलीज कर रहा होता है, गैस को बर्न करता है, फ्यूल बर्न करता है, जिससे उसकी मास चेंज हो रहते हैं और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर सकता है सर्टेन मास को जल्दी जल्दी रिलीज करके, राइट। तो यहाँ पे यूज कॉन्सेप्ट होता है एफ इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ओके, और थर्ड केस क्या हो गया कि अगर दोनों वेरिएबल है,
मतलब बी और एम दोनों वेरिएबल है, तो उस केस में क्या होता है, इफ बोथ बी एंड एम आर वेरिएबल, इस केस में क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी, और हमें पता है ये हो सकता है भी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। और अगर हम डेल के फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू डेल एम भी अपॉन डेल टी, और इसको लिखते हैं एम भी टू माइनस एम भी वन बाय डेल टी, ठीक है। ये हो गया फोर्स का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फोर्स कांट चेंज द मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल, राइट। अच्छा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था, वो पहले बता दूं। जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट था कि जो रेट ऑफ टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में टेक्स प्लेस होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, राइट। अब ये क्या है, सिंपल देखो, मैंने बताया था कि अगर मैं ऐसे लिखूं एफ इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी क्या है, पी टू मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल टी। अगर हमारा ये है पी फाइनल वेक्टर, पी फाइनल, और ये है पी इनिशियल वेक्टर, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का वैल्यू किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का, तो जो फोर्स होगा ना वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या फिर जब जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इसी डायरेक्शन फोर्स के अलोंग होगा। ये है कहना इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसका कि टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्स, राइट। जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा होता है, क्लियर, कोई दिक्कत, ये है इसका मतलब, ओके। तो यहाँ पे क्या, फोर्स कांट चेंज द मोमेंटम अलोंग इट्स डायरेक्शन नॉर्मली, अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं तो जो मोमेंटम होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ओके। यानी चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होगा। दूसरा, न्यूटन सेकेंड लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, ये क्या है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि अगर रिजिड बॉडी है इसमें बहुत सारे मल्टीपल पार्टिकल हैं, तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स हम रेफर करते हैं कि फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स लग रहा होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो एफ रेफर्स टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड ए रेफर्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट। तो फोर्स जहां भी लग रहा है उसका जो एफ इजिकल से जो हम एम ए लिख रहे होते हैं, ये फोर्स होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और ए क्या होता है, ए है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है तो हम आगे बताएंगे, मतलब जहाँ पे हम पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है ये मान सकते हैं ज्योमेट्रिकली। फिर आता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट एंड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स, नेट फोर्स, राइट, acting on the particle at the same instant and the same and at the same location, not in any way depending on the history of the motion of the particle। बेसिकली इसी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी जो एक्सेलरेशन है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है वो नेट फोर्स पे डिपेंड करता है, उस पर लगने वाले नेट फोर्स जो उस टाइम पे उस पॉइंट पे लग रहा हो उस पर डिपेंड करता है, राइट, क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो जेई मेंस या नीट में जो क्वेश्चन आता है ना वो अभी सिर्फ डेफिनेशन पे जो आते हैं क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं जो हमारा काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है उन पे बेस्ड होते हैं, राइट। उनका हम यूटिलाइज, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन टर्म आ रहा है इसका यूटिलाइज करके वो क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं। जैसे कि हम अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये 1997 का मेंस का क्वेश्चन है, force of 6 Newton acts on a body at rest
of mass 1 kg during the time the body attains a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड at the time for which the force act on the body is. हमें टी निकालना है, तो पहले तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 6 न्यूटन, मास दे रखा है इन्होंने 1 केजी, और द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी जिस टाइम में डेल वी कितना है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है हमारे पास, एम ए, और ए को क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स का वैल्यू दे रखा है 6, मास है 1 केजी, डेल वी है 30, हमें डेल टी निकालना है, तो डेल टी कितना आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 6 विच मीन्स 5 सेकेंड। क्लियर, आ गया हमारे पास। अब ये था सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इस पे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, अ क्रिकेट बॉल कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ। अब ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, कि जब भी हम किसी बॉल को कैच करते हैं तो हम पे फोर्स, हमें चोट लगती है, मतलब हल्का सा दर्द फील होता है अगर हम बॉडी को, बॉल को पीछे की तरफ ना खींचे, राइट। अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर उसको प्रॉपरली बॉल को कैच करते समय अचानक से रुके, थोड़ा सा पीछे आए, तो फोर्स का जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होता है वो कम लगता है, राइट। तो यहाँ पे मास दे रखा है इन्होंने 150 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, तो ये हो गया 150 ग्राम विच मीन्स 150 बाय 1000 केजी विच इज 15 बाय 100 केजी। कोई दिक्कत। दूसरा है टाइम ऑफ डेल टी का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 0.1 सेकेंड, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो फाइनल वेलोसिटी है 0 क्योंकि वो कैच कर ले रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो ये आ जाएगा -20। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं, देन एक्सपेंसिव फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम डेल वी, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा, डेल वी अपॉन डेल टी। मास है कितना 15 अपॉन 100, चेंज इन वेलोसिटी है -20, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, दिस कैंसिल आउट, और ये भी 0 0 कैंसिल, तो कितना हुआ 30, -30 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है ना, ये -30 न्यूटन, ये क्या है, ये आ, ये बॉल एक्सपीरियंस कर रहा है, ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉल, राइट। दिस इज फोर्स experienced by बॉल, राइट, क्योंकि उसके हमने मोमेंटम चेंज किए। लेकिन सेम फोर्स जो है ना, जो हमारा फील्डर है, कैचर है, वो भी एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू, और हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। बट अभी मैं इसका बता रहा हूँ कि जितना फोर्स ये हैंड बॉल पे लगाया उतना ही बॉल हैंड पे लगा रहा होगा, तो पर्सन जो है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो इसका जस्ट अपोजिट 30 न्यूटन। अपोजिट कहने का मतलब कि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव 30 न्यूटन, राइट। जैसे कि ये बॉल है, इसको कैचर ने कैच किया, है ना, इसको कैचर ने कैच कर लिया, तो जितना बॉल हैंड पे फोर्स लगाएगा उतना ही हैंड भी फोर्स, बॉल पे फोर्स लगेगा, तो बॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो है -30 न्यूटन, तो बॉल हैंड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा 30 न्यूटन, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 6I - 8J + 10K एक्वायर्स एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी इज। तो हमें पता है सिंपल कॉन्सेप्ट, F दे रखा है, अगर हमें और एक्सेलरेशन ना मैग्नीट्यूड में दे रखा है, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 प्लस 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये कितना हुआ, तो 136 प्लस 64 ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100 यानी कि 200, 200 मतलब 10√2 न्यूटन। अक्वायर ये हो गया फोर्स का वैल्यू, और मास का कितना वैल्यू है, तो मास का वैल्यू है सॉरी, एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू है, एक्सेलरेशन वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू होता है ये एम ए, यानी कि एम का वैल्यू कितना होगा, एफ अपॉन ए विच मीन्स 10√2 by 1, that means 10√2
kg। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे कर रखा है इन्होंने कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हो गया मास। नाउ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 60 स्क्वायर आई प्लस 40 जे कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब यहाँ पे देखना, ये वेरिएबल फोर्स का जो कंपोनेंट है, फोर्स है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, राइट, क्लियर, और वो भी वेरिएबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सिंपल है, हमें याद है F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, dp अपॉन dt। अब यहाँ पे मास फिक्स है तो ये आ जाएगा m dv अपॉन dt, राइट। तो हम यहाँ से dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू 1/m f dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम फुलफिल करें तो dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dv को इंटीग्रेट करें 0 से, क्योंकि रेस्ट पे था, v इज इक्वल्स टू, टाइम को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 1/m 0 से 3 सेकेंड तक। अब देखो f 60 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप डी टी। इस m का वैल्यू कितना है 3, तो 1/3, 60 स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो 60³/3, ये हो गया आई कैप प्लस 40 स्क्वायर बाय 2 जे कैप 0 से 3, 1/3, ये 3 2 जा 6 है और ये 2 2 जा 4 है, तो 1/3 2t³ और t का वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 27 27 टू 54, तो 54 आई कैप प्लस 9 2 जा 18 जे कैप, राइट, एंड माइनस 0। अब ये 1/3 अंदर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो ये आ जाएगा हमारे पास v का वैल्यू 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सेंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड, राइट। अब ये जो m kg पर सेकेंड दे रखा है, क्या है ये, dm अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm अपॉन dt, ये है m। अब एक और चीज, ये है m। अब यहाँ पे द सेंड इज ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। अब जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर मास इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे प्लस ले लेंगे dm अपॉन dt प्लस m। द फैक्टर नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड विल बी, हमें निकालना है v का रिलेशनशिप। तो हमें पता है कि f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m सॉरी f v dm अपॉन dt, राइट, और v का वैल्यू तो v है, dm अपॉन dt m आ गया, तो v m प्लस एम वी और वी एम, तो ये हो जाएगा c एम वी न्यूटन, f इज इक्वल टू एम वी न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में, ये 16 का क्वेश्चन है मेंस का। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स f गिवन बाय एम्पिरिकल लॉ f इज इक्वल टू r अपॉन t स्क्वायर vt। If the law is to be tested experimentally by observing the motion starting from rest, the best way is to plot। हमें बेसिकली देखना है कि इसको मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप हम कैसे कर सकते हैं, और ये ग्राफ का मतलब जो प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे इजीएस्ट ग्राफ क्या होता है प्लॉट करना, स्ट्रेट लाइन। तो हम देखते हैं कि इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा बन के आ रहा है किस v और t के बीच में। तो हमें पता है कि f को हम क्या लिख सकते हैं, m dv अपॉन dt, और ये है r v अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से हम ऐसे ले सकते हैं dv अपॉन v इज इक्वल टू r अपॉन m dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया हमने। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं तो डी वी को कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो पहले पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स F गिवन बाय एम्पिरिकल लॉ इफ द लॉ इज टू बी टेस्टेड। ठीक है, तो v का वैल्यू हम ले लेते हैं 0 से v तक, और t का वैल्यू लेते हैं 0 से t तक। हम मान के लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू 0 था। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा बन के आएगा, ये आएगा डी वी अपॉन वी को अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा एल एन वी 0 v, और यहाँ पे है इक्वल्स टू आर अपॉन एम, और टी टी टू द पावर -2 ये हो जाएगा -2 + 1 बाय -2 + 1, ये है 0 से टी तक। तो ये आ जाएगा एल एन वी, और एल एन जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 -1 इक्वल्स टू आर अपॉन एम, राइट। और ये आ जाएगा -2 + 1 यानी -1, तो -r/m, और ये हो जाएगा टी टू द पावर -1 यानी 1/t। ठीक है, तो अगर हम ये इसको सही से लिखे तो क्या आएगा, एल एन वी इज इक्वल्स टू -r/m 1/t + 1। अब ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट नहीं कर रहा है ये, जहाँ y की जगह पे एल एन वी है गया, और m की जगह पे -r/m, और c की जगह पे 1। ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। सबसे इजीएस्ट स्टडी करने के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो सबसे सुटेबल ग्राफ कौन सा होगा, तो ग्राफ बिटवीन लॉग वी, राइट, या फिर एल एन, या एल एन तो लॉग ही है ना, लॉग वी अगेंस्ट 1/t, दिस इज ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या देखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम p starting at a time t is equal to 0, f is equal to kt acts in the same direction on the moving particle during the time interval t. Its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant. The value of t is. अब यहाँ पे दे रखा है क्या है कि एक फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के टी, वो एक पार्टिकल पे लगता है, या जिसका मास m है, तो t इज इक्वल टू 0 पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब एक टाइम इंटरवल t में जो मोमेंटम है उसका वो p से 3p हो जाता है, तो हमें k का वैल्यू, k कांस्टेंट, तो हमें t का वैल्यू निकालना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, हमें पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, है ना। अब f का वैल्यू ये है kt, kt इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें फर्दर, तो हम लिख सकते हैं के टी डी टी इज इक्वल्स टू डी पी। अब दोनों साइड हम टी के साइन लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू 0 पे मोमेंटम कितना था, p, और t इज इक्वल टू कैपिटल टी हुआ तो मोमेंटम कितना हुआ 3p। अब ये सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, के टी स्क्वायर अपॉन 2, राइट, ये 0 से t, इसके लिए कितना होगा, ये p का तो dp का इंटीग्रेट करेंगे तो p आ जाएगा, यानी कि 3p माइनस p, ये हो जाएगा 3p माइनस p। ओके, तो ये बेसिकली आया क्या, तो के टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2p। तो t का वैल्यू कितना होगा, t इज इक्वल्स टू 4p अपॉन k, और ये बेसिकली टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट 4p अपॉन k। इसका मतलब क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट p अपॉन k, स्क्वायर रूट 2p अपॉन k। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ समझने में, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a spaceship of a space sweeps stationary interplanetary dust। ठीक है, एक स्पेसशिप है, मान लेते हैं ये हमारा, और ये ना इंटरप्लेनेटरी डस्ट जो है उसको स्वीप कर रहा है, राइट, उसको इकट्ठा कर रहा है। अब इट्स मास इज इंक्रीजेज एट द रेट डी अपॉन डी टी इक्वल टू बी वी स्क्वायर,
राइट। और भी क्या है, एट द टाइम ऑफ टी, और मास क्या है उस टाइम टी पे। मतलब कि जैसे जैसे ये इससे गुजर रहा है, ये हमारा स्पेसशिप, वो इकट्ठा करता जा रहा है, मास इस पे जमा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा तो अ, इसका डी एक्सेलरेशन होगा, राइट, क्योंकि इसका मास बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी कम होता जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, और डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, भी डी एम अपॉन डी टी। अब सिंस ये जो फोर्स लगा है, स्पेसिफिक पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं भी डी एम अपॉन डी टी, है ना। अब सिंस ये जो फोर्स है, ये जो डी एम अपॉन डी टी है, मास को बढ़ा रहा है और ये फोर्स को डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या लेंगे, भी, राइट, माइनस बी भी स्क्वायर, ये स्पेसिस पे फोर्स जो लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी भी क्यूब, एफ इज इक्वल्स टू, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास, राइट। और मास यहाँ कौन सा लेंगे, तो एट द टाइम ऑफ टी, जो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस मास बचा होगा उस टाइम टी पे, उसको लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी भी क्यू अपॉन एम, एम यहाँ पे कैपिटल में ले लेंगे बाय द वे, एम एट टाइम टी। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी वी क्यू, ऑप्शन बी करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड, द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स m के v स्क्वायर वेयर v इज इट्स स्पीड, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल इज, हमें ये कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हम नॉर्मली हमने पढ़ रखा था क्या कि अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये ऊपर जाता है और एक मैक्सिमम हाइट पे, जिसको हम h मानते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है 0, राइट। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, सिर्फ नीचे g लग रहा होता है और ये कांस्टेंट होता है। हमारे केस में क्या है कि जो पार्टिकल है उसको u वेलोसिटी से फेंक तो रहे हैं, लेकिन उस पे क्या हो रहा है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और उस पे एक फोर्स भी लग रहा है जिसका वैल्यू है m के v स्क्वायर, यानी कि फोर्स अपॉन मास करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो नीचे की तरफ एक और एक्सेलरेशन हो रहा है k v स्क्वायर, के v स्क्वायर, ये एक और एक्सेलरेशन है। तो जो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है, ये हो गया u। तो एक नेट एक्सटेंशन नीचे की तरफ लग रहा है जिसका वैल्यू कितना है, g प्लस के वी स्क्वायर। अब ये भी v डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट, राइट, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना उसका डी एक्सलेशन ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल उतना स्लो डाउन जल्दी होगा क्विकली, फाइन। अब देखो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है जो v पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट था यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तीनों फॉर्मूला जो था है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, इनके लिए नहीं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमें याद है फॉर्मूला एक, v डी वी इज इक्वल्स टू क्या था, a डी एस डी एक्स। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भी डी वी, और डी एक्स के जगह पे हम लिख लेंगे, ये था क्या फॉर्मूला बाय द वे, ठीक है। तो भी डी वी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए एच का वैल्यू, अब ये देखो नीचे की तरफ है तो माइनस का साइन आएगा, बेसिकली नीचे की तरफ फोर्स एक्सलेशन हो रहा है ना, तो माइनस पहले लगा लेंगे, जी प्लस के वी स्क्वायर डी एच, एक्स के जगह पे एच ले लिया हमने। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भी डी वी इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एच, है ना। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, डी एच का तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक यूज़ करेंगे तरीका। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या है, जी प्लस के वी स्क्वायर, तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 के वी डी वी, ये हो गया, यानी कि वी डी वी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी डी वी इक्वल्स टू डी एल अपॉन 2 के, ये हो गया। अब यही इसको रिप्लेस कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी
एल अपॉन 2k और यहाँ पे एल रह गया, ठीक है, इक्वल्स टू एच माइनस 0, ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन था ही डी एच का। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, डी एच यहाँ पे एक रश नहीं करते, इसको इंटीग्रेशन में डाल देते हैं डी एच। क्यों किया मैंने बताता हूँ अभी, पहले यहाँ समझ लेते हैं। जब ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एच का वैल्यू कहाँ से लेंगे, जीरो से लेकर के हम एच तक ले लेंगे यहाँ पे, और भी को हम कहाँ से, जब एच का वैल्यू जीरो था यानी ग्राउंड पे था तो इनिशियल वेलोसिटी यू था और फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के। अब इसी के लिए इसके जो लिमिट्स है ना, इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। अब जब हमारा एल का वैल्यू भी का वैल्यू यू है तो एल का वैल्यू कितना होगा, जी प्लस के यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस के यू स्क्वायर। और जब भी का वैल्यू जीरो है तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी ओनली, ठीक है। अब ये हमने इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2k इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा एल एन एल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी प्लस के यू स्क्वायर और यहाँ पे जी, ये आ जाएगा एच, ये जीरो से एच माइनस जीरो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2k, ठीक है। ये आ जाएगा एल एन जी प्लस के यू स्क्वायर माइनस एल एन जी, ठीक है, इक्वल्स टू एच। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू 1/2k एल एन जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी, राइट, या फिर 1/2k एल एन, ये हो जाएगा 1 + k u² अपॉन जी। अब ये ऑप्शन है हमारे पास, देख लो, 1/k 1/2k 1/2k इन दो में है, और ये है एल एन 1 + k² अपन जी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।